इसमें उत्तर प्रदेश में पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के ऐतिहासिक विकास का पूरा विवरण है। तो हमारा आज का मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों, वर्षों और नामों का विश्लेषण करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हमारा फोकस सिर्फ रटने पर नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि तथ्य तभी याद रहते हैं जब हम उन्हें किसी संदर्भ या कहानी से जोड़कर देखते हैं। सही कहा। तो हमारा दृष्टिकोण आज मुख्य रूप से पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों यानी जो PYQ पैटर्न होता है ना, उसी पर केंद्रित रहेगा। जी। हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे जरूर, लेकिन हमारी नजर एकदम एक परीक्षक की तरह होगी। बिल्कुल। हम उन बारीकियों को पकड़ेंगे जहां से सीधे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो अगर हम 19वीं शताब्दी के उत्तर भारत के परिदृश्य को देखें, तो मतलब हिंदी पत्रकारिता का उदय कोई छोटी मोटी साहित्यिक घटना नहीं थी। वो एक पूरी वैचारिक क्रांति थी। बिल्कुल। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की इन पत्र पत्रिकाओं ने जो भूमिका निभाई वो सच में अकल्पनीय है। उस दौर में जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और आगरा, ये शहर सिर्फ भूगोल का ऐसा नहीं थे। नहीं, ये पत्रकारिता और बौद्धिक विमर्श के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे थे। और यहीं से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों की असली नींव पड़ती है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को परीक्षा के दृष्टिकोण से एनालाइज करें, तो परीक्षकों का एक बहुत ही सेट पैटर्न होता है। मतलब आमतौर पर परीक्षा में 3 तरह के सवाल पूछने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा देखी गई है। वो 3 पैटर्न कौन से हैं? मैं चाहूंगी कि हम उन्हें एक एक करके स्पष्ट करें। जी। पहला स्वरूप जो होता है वो बहुत सीधा होता है। पत्रिका का नाम और उसके संस्थापक या संपादक का नाम। मैचिंग वाले सवालों में ये बहुत आता है। बिल्कुल। दूसरा स्वरूप है वह विशिष्ट पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी। स्थान यानी शहर का नाम। हाँ। और तीसरा स्वरूप थोड़ा विश्लेषणात्मक होता है। इसमें यह पूछा जाता है कि वो पत्रिका किस विशिष्ट आंदोलन, विचारधारा या उद्देश्य से जुड़ी हुई थी। मतलब उसका मोटिव क्या था। एकदम सही। जो भी अभ्यर्थी आज इन तथ्यों को इसी त्रिस्तरीय पैटर्न के आधार पर समझेगा, उसके लिए परीक्षा भवन में इन सवालों को हल करना बेहद आसान हो जाएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो इसी त्रिस्तरीय पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जब भी हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की बात होती है, तो एक नाम सबसे पहले आता है। हाँ, उदंत मार्तंड। इतिहास के पन्नों से ये नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर आता है। और इसका वर्ष था 1826। 1826, बिल्कुल। ये भारत का प्रथम हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। हाँ, और मैं कहूंगी कि वो विरोधाभास ही इस तथ्य की सबसे बड़ी खूबी है। बिल्कुल। देखिए, उदंत मार्तंड पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जरूर था, लेकिन इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश की धरती से नहीं हुआ था। ये कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। जी, कोलकाता से। अब स्वाभाविक रूप से दिमाग में ये सवाल आता है कि यूपी के प्रांतीय परीक्षाओं में यह तथ्य इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वो इसके संस्थापक से जुड़ा है। एकदम सही। इसके संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल थे, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के निवासी थे। हाँ, और यही बात इसे एक क्लासिक उलझाने वाला प्रश्न बना देती है। बिल्कुल। परीक्षा में जब ये पूछा जाता है कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संस्थापक का संबंध यूपी के किस शहर से था, तो कई परीक्षार्थी सिर्फ प्रकाशन स्थान यानी कोलकाता को याद रखते हैं और गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। हाँ, वो उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस दौर की कल्पना करें तो सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। एक व्यक्ति जो कानपुर का रहने वाला है, वो बंगाल जाकर 1826 के उस दौर में, जब संसाधन न के बराबर थे, बिल्कुल, तब वो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र निकालता है। ये तथ्य अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि इसे भूलना मुश्किल होना चाहिए। हाँ, वर्ष 1826, प्रथम हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड और कानपुर के जुगल किशोर शुक्ल। और यही वो पॉइंट है जहां ऐतिहासिक संदर्भ तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। परीक्षकों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये फैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसीलिए इसे बार बार प्रश्न पत्रों में डाला जाता है। संस्थापक का यूपी से ये जुड़ाव ही इस पूरी घटना को राज्य के इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा बना देता है। जी, ये तो हुई शुरुआत की बात। अब रुख करते हैं उस शहर का जिसे हम उस समय की पत्रकारिता का महाकेंद्र कह सकते हैं, इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। हाँ,
स्रोत सामग्री के अनुसार परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न इसी शहर के इर्द गिर्द घूमते हैं। इलाहाबाद सिर्फ एक शहर नहीं था उस समय, वो एक पूरी वैचारिक प्रयोगशाला था। बिल्कुल। तो आइए इलाहाबाद से निकलने वाले 4 सबसे प्रमुख प्रकाशनों का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी प्रदीप की। हिंदी प्रदीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन था। इसके संस्थापक बालकृष्ण भट्ट थे और इसका प्रकाशन स्थान इलाहाबाद था। जी, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से ये एक बहुत ही सीधा तथ्य है। अक्सर मिलान वाले जो प्रश्न होते ना, उनमें हिंदी प्रदीप के सामने बालकृष्ण भट्ट का नाम जोड़कर सही उत्तर पहचानने को कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट उस दौर के उन गिने चुने विचारकों में से थे जिन्होंने अपनी कलम से समाज में एक नई चेतना जगाने का प्रयास किया। एकदम सही। अब हिंदी प्रदीप के बाद जो अगला नाम हमारे स्रोत सामग्री में आता है, उस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। उसे 3 स्टार या अति महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा गया है। आप सरस्वती पत्रिका की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, सरस्वती पत्रिका। इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और इसका प्रकाशन भी इलाहाबाद से ही होता था। जी। मुझे तो लगता है कि सरस्वती को सिर्फ एक पत्रिका कहना इसके ऐतिहासिक योगदान के साथ थोड़ा अन्याय होगा। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सरस्वती को लेकर परीक्षकों का जो आकर्षण है वो बिना किसी कारण के नहीं है। अगर हम इसके प्रभाव को देखें तो ये सिर्फ लेखों का कलेक्शन नहीं थी, ये हिंदी साहित्य पुनर्जागरण का मुख्य आधार थी। हिंदी लिटरेचर रेनेसा। जी। परीक्षा में अक्सर ये एनालिटिकल सवाल आता है कि किस पत्रिका ने हिंदी भाषा के मानकीकरण या साहित्य के पुनर्जागरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, और इसका एकमात्र उत्तर सरस्वती ही है। बिल्कुल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसके जरिए भाषा को जो परिष्कार दिया, जो एक नई चेतना जगाई, उसने आने वाली कई पीढ़ियों के लेखकों को रास्ता दिखाया। ये सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब जब हम सरस्वती को याद करें तो हमें 3 बातें एक साथ जोड़कर देखनी चाहिए। वो कौन सी 3 बातें? पहला, संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुशासन। दूसरा, स्थान के रूप में इलाहाबाद का वो बौद्धिक वातावरण। और तीसरा, उद्देश्य के रूप में हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण। बहुत बढ़िया तरीके से समेटा आपने। ये तीनों कड़ियां आपस में इतनी मजबूती से जुड़ी हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। हाँ, और इसी बौद्धिक वातावरण से एक और बहुत बड़ा नाम उभरता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। जी। इलाहाबाद से उनके द्वारा स्थापित पत्र अभ्युदय का जिक्र किए बिना तो ये चर्चा अधूरी ही रहेगी। बिल्कुल। और अभ्युदय का सीधा संबंध राष्ट्रवाद से था। एकदम सही। अभ्युदय का नाम ही अपने आप में एक उदय या उत्थान का प्रतीक है। तो अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि अभ्युदय का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर स्पष्ट रूप से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना होगा। मालवीय जी ने उस दौर में ये महसूस किया होगा कि सिर्फ साहित्यिक काम करना काफी नहीं है, लोगों के अंदर एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना भी जगानी होगी। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इलाहाबाद से अभ्युदय की नींव रखी गई। और यहाँ मालवीय जी की दूरदर्शिता का एक और प्रमाण देखने को मिलता है। वो क्या? वो सिर्फ हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं के जरिए ही आम जनता तक नहीं पहुंच रहे थे। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खास तथ्य ये भी है कि इलाहाबाद से ही एक अंग्रेजी समाचार पत्र भी प्रकाशित होता था। अच्छा, आप द लीडर की बात कर रही हैं? हाँ, द लीडर। और इसका संबंध भी मदन मोहन मालवीय जी से ही था। ये सच में बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि उस समय के जितने भी प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे वो सिर्फ हिंदी में ही संवाद कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन द लीडर का पब्लिश होना ये दिखाता है कि अंग्रेजी जानने वाले उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे या शायद सीधे ब्रिटिश सत्ता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हाँ, उसके लिए एक अंग्रेजी पत्र की बहुत जरूरत थी जी। तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है, पत्र का नाम द लीडर, भाषा अंग्रेजी, स्थान इलाहाबाद और संस्थापक मदन मोहन मालवीय। बहुत ही तार्किक विश्लेषण है ये। तो इलाहाबाद का ये पूरा जो परिदृश्य है ये साबित करता है कि वहां साहित्य से लेकर उग्र राष्ट्रवाद और अंग्रेजी बौद्धिक विमर्श तक सब कुछ एक साथ आकार ले रहा था। एकदम सही। खैर, इलाहाबाद के इस वैचारिक महासागर को समझने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कानपुर की तरफ। जी, कानपुर का इतिहास बहुत अलग है। हाँ। अगर इलाहाबाद बौद्धिक विमर्श और साहित्य का केंद्र था तो हमारी स्रोत सामग्री कानपुर को एक बिल्कुल ही अलग रंग में पेश करती है। कानपुर का नाम आते ही क्रांतिकारी विचारों की गूंज सुनाई देने लगती है। और यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली नाम कौन सा है? गणेश शंकर विद्यार्थी। बिल्कुल,
और उनकी जिस पत्रिका का उल्लेख सबसे ज्यादा होता है वो है प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप, ये दोनों नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमेशा से अति महत्वपूर्ण रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रताप का जो तेवर था, जो उसकी टोन थी, वो सरस्वती जैसी पत्रिकाओं की तरह सिर्फ साहित्यिक या शांत नहीं थी। हाँ, उसका मुख्य उद्देश्य तो स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही सीधा, स्पष्ट और आक्रामक समर्थन करना था। जी, ये क्रांतिकारी विचारों के प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम बन गया था। और मुझे लगता है कि ये बात उस समय के कानपुर के माहौल से भी बहुत मेल खाती है। वो कैसे? देखिए, कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर था। वहां मिलें थीं, मजदूर थे और आम जनता के बीच ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत गहरा आक्रोश था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसे में प्रताप ने उस आक्रोश को एक दिशा दी। हाँ, तो जब परीक्षा में ये सवाल आता है कि क्रांतिकारी विचारधारा को किस पत्र ने सबसे ज्यादा मुखरता से उठाया, तो प्रताप का नाम सबसे ऊपर आता है। और ऐसा लगता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी की ऊर्जा सिर्फ एक पत्र तक सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कानपुर से ही एक और पत्र भी निकाला था, कर्मयोगी। कर्मयोगी। परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे संभावित प्रश्न यहाँ बनता है वो सीधे तौर पर इन दोनों पत्रों को जोड़कर पूछा जाता है। जी। प्रश्न अक्सर इस रूप में आता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी इनमें से किस पत्र से जुड़े थे, और विकल्पों में प्रताप के साथ साथ कर्मयोगी का नाम भी दिया जा सकता है। इसीलिए परीक्षार्थियों को इन दोनों ही पत्रों का नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए। कानपुर के मजदूरों और युवाओं में जो वैचारिक आग इन पत्रों ने भरी थी ना, वो स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एकदम। तो अगर हम यहाँ तक की यात्रा का एक निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि हर शहर का अपना एक अलग स्वभाव था। जी। इलाहाबाद जहां साहित्य और बौद्धिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर रहा था, वहीं कानपुर सीधे तौर पर ब्रिटिश सत्ता से टकराने वाले क्रांतिकारी विचारों का अभेद्य गढ़ बन चुका था। बिल्कुल। और अब इसी ऐतिहासिक विविधता में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं, वाराणसी का योगदान और उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता का प्रभाव। जी, वाराणसी का जिक्र आते ही इतिहास के पन्नों में वर्ष 1920 और पत्र आज का नाम सबसे प्रमुखता से उभर कर आता है। आज। और इसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। हाँ, देखिए 1920 का वर्ष भारतीय इतिहास में कई मायनों में उथल-पुथल और नए आंदोलनों का वर्ष था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत का समय। बिल्कुल। ऐसे समय में वाराणसी से आज का प्रकाशन शुरू होना कोई संयोग नहीं था। एकदम सही। यह वो समय था जब जनता को एक सूत्र में पिरोने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए आज का मुख्य उद्देश्य ही जन जागरण रखा गया था, पब्लिक अवेकनिंग। हाँ, शिव प्रसाद गुप्त जी ने वाराणसी की सांस्कृतिक भूमि का उपयोग जनता को राजनीतिक और सामाजिक रूप से जगाने के लिए किया। जी। तो वर्ष 1920, स्थान वाराणसी, संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त और पत्र का नाम आज, ये एक पूरा पैकेज है जो परीक्षा के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। और इसी प्रासंगिकता के साथ हमें उर्दू पत्रकारिता को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं में अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में उर्दू पत्रकारिता से जुड़े कुछ बहुत ही खास तथ्य पूछे जाते हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में ऐसे दो प्रमुख पत्रों का स्पष्ट उल्लेख है जो परीक्षार्थियों के लिए बहुत स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। पहला है अवध पंच, जिसका संबंध लखनऊ से है, और दूसरा है हमदर्द, जिसका संबंध अलीगढ़ से है। ये दोनों तथ्य परीक्षा के लिहाज से बहुत कीमती हैं। और इन्हें याद रखना भी तुलनात्मक रूप से आसान है। वो कैसे? देखिए, अवध क्षेत्र का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र हमेशा से लखनऊ रहा है। तो अवध पंच को स्वाभाविक रूप से लखनऊ के साथ जोड़कर याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। वहीं हमदर्द का गहरा संबंध अलीगढ़ से रहा है। मिलान वाले जो सवाल होते हैं ना, उनकी खूबी यही होती है कि अगर एकाध विकल्प भी पक्के तौर पर याद रहें तो सही उत्तर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। एलिमिनेशन से। एकदम सही। इतिहास के इन सभी पत्रों ने, चाहे वो हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या उर्दू के, इन सब ने मिलकर ही उस समय के समाज का पूरा वैचारिक ढांचा तैयार किया था। ये तो हुई उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात जिसने आज की पत्रकारिता की नींव रखी। लेकिन कई बार परीक्षाओं में इतिहास के साथ साथ वर्तमान परिदृश्य को जोड़कर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जी, खासकर आधुनिक समाचार पत्रों और उनकी भाषाओं को लेकर। इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि आज उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता का स्वरूप क्या है। वर्तमान परिदृश्य को समझना इतिहास को एक पूर्णता देता है। हाँ, तो आज के समय में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा के जो प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं, उनमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और राष्ट्रीय सहारा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जी,
ये पत्र आज घर घर में पढ़े जाते हैं और जनमत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो हमारे स्रोत सामग्री में पायनियर का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पायनियर का एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव भी इलाहाबाद से ही रहा है। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे इलाहाबाद का वो ऐतिहासिक रुतबा जो 19वीं सदी में शुरू हुआ था, वो आज के आधुनिक काल में भी किसी न किसी रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बिल्कुल, इतिहास और वर्तमान का ये जुड़ाव ही इन तथ्यों को जीवंत बनाता है। जब हम देखते हैं कि आज के विशाल समाचार पत्र उसी परंपरा का हिस्सा हैं जिसकी शुरुआत कभी उद्दंड मार्तंड या सरस्वती से हुई थी, तो इन तथ्यों को याद रखना एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का हिस्सा लगने लगता है। एकदम। खैर, चर्चा के इस मोड़ पर यह बहुत जरूरी है कि हमने अब तक जिन प्रमुख तथ्यों का विश्लेषण किया है उन्हें एक बार रैपिड रिवीजन के तौर पर समेट लिया जाए। जी, ये बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री के आधार पर 5 ऐसे विशिष्ट तथ्य हैं जिनकी पुनरावृत्ति परीक्षाओं में सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट रिपीटेड फैक्ट्स। हाँ, इन 5 स्वर्णिम तथ्यों को बिना किसी दुविधा के याद रखना हर परीक्षार्थी के लिए जरूरी है। चलिए इन्हें एक एक करके फिर से रिवाइज करते हैं। मैं कहूंगा कि ये 5 तत्व वास्तव में इस पूरी तैयारी का निचोड़ है। तो पहला तथ्य क्या है? पहला तथ्य, प्रताप पत्र। इसका स्थान है कानपुर और इसके संस्थापक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ये पत्र अपने क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। और दूसरा तथ्य? दूसरा तथ्य, अभ्युदय पत्र। इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं और इसका प्रकाशन स्थान इलाहाबाद है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था। बिल्कुल। तीसरा तथ्य, जिसे हमने अति महत्वपूर्ण माना है, सरस्वती पत्र का। इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और स्थान है इलाहाबाद। हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण में इसका योगदान अद्वितीय है। एकदम सही। और चौथा तथ्य, आज पत्र। इसका प्रकाशन स्थान वाराणसी है और ये 1920 में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा जन जागरण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। और पांचवां अति महत्वपूर्ण तथ्य, द लीडर। ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था और ये भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी से ही जुड़ा हुआ था। जी, और इसके साथ ही एक बोनस पॉइंट, उदंत मार्तंड के संस्थापक जुगल किशोर शुक्ल का कानपुर से जुड़ाव भी हमेशा याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक व्यापक निष्कर्ष निकालें तो ये स्पष्ट रूप से समझ आता है कि 19वीं और 20वीं सदी के इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का काम सिर्फ सूचनाएं देना या खबरें छापना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दायित्व निभाया। इलाहाबाद में सरस्वती के माध्यम से भाषा और साहित्य को एक नया रूप दिया गया। अभ्युदय और द लीडर के जरिए सोए हुए राष्ट्रवाद को जगाया गया। कानपुर में प्रताप और कर्मयोगी के पन्नों ने युवाओं के भीतर क्रांति की जो आग पैदा की, उसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। और वाराणसी से आज ने आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया। इन्हीं पत्र पत्रिकाओं ने उस दौर के बिखरे हुए समाज को एक वैचारिक सूत्र में बांधा, स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा तय की और आज की आधुनिक पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही मजबूत आधारशिला रखे। सच में इन तथ्यों को पढ़ते समय सिर्फ नाम और वर्ष याद नहीं किए जाते, बल्कि उस पूरे युग के संघर्ष को समझा जाता है। एकदम सही बात कही आपने। यह एक बहुत ही गहरा विचार है और इसी विचार से एक और बहुत ही प्रासंगिक सवाल जन्म लेता है, जिस पर इस चर्चा को सुनने वाले सभी जिज्ञासुओं और परीक्षा की तैयारी करने वालों को गहराई से सोचना चाहिए। वो सवाल क्या है? देखिए, हमने देखा कि ऐतिहासिक रूप से इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों की छपाई मशीनों और प्रिंटिंग प्रेसों ने पूरे उत्तर भारत में एक अभूतपूर्व वैचारिक, साहित्यिक और राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व किया था। मतलब भूगोल का एक बहुत बड़ा महत्व था उस समय। बिल्कुल, हर शहर की अपनी एक अलग बौद्धिक पहचान थी। तो आज सोचने वाली बात यह है कि क्या वे ऐतिहासिक शहर आज के इस तेज तर्रार इंटरनेट और डिजिटल युग में भी उसी स्तर पर बौद्धिक विमर्श और नई विचारधाराओं के केंद्र बने हुए हैं? या फिर वैचारिक क्रांति का वो केंद्र अब भौतिक शहरों और भौगोलिक सीमाओं से पूरी तरह मुक्त होकर डिजिटल स्पेस में इंटरनेट के सर्वरों पर शिफ्ट हो गया है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आज कोई एक शहर ये दावा कर सकता है कि वो पूरे देश की विचारधारा को दिशा दे रहा है, जैसा कि कभी इलाहाबाद
या कानपुर करते थे? सच कहूं तो ये एक बेहद ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। ये हमें इतिहास की उस गौरवशाली पत्रकारिता की विरासत को आज के सीमा विहीन डिजिटल वर्तमान के सामने रखकर सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। इतिहास को समझना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें परीक्षा पास करनी है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है ताकि हम आज के समय में हो रहे बदलावों को एक सही परिप्रेक्ष्य में देख सकें। एकदम सही। इतिहास हमेशा वर्तमान का मार्गदर्शक होता है।